राम राम भाई लोग। सयोदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस चैनल पर आए इसलिए आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ तक आए गए हो तो देखो, रेड लाइट होती है ना, उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपकी नीचे रेड लाइट हो चुकी है, ये नहीं उस सब्सक्राइब वाले बटन को दौड़ा करो। हाँ शाबाश, महान कार्य किया है, आपकी नौकरी जल्दी लगे इतना अच्छा आपका किया हुआ है। तो वो ऊपर एक अंगूठा दिखा रहा है, टिकट को हाँ टिमकी दो। हाँ शाबाश, धन्यवाद आपको विशेष तौर से। तो अब हम आगे की चर्चा करते हैं इनके बारे में। ये देखो, सब्सक्राइब से कोई पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं, ये होती है गुरु दक्षिणा। ये नहीं फोकट का माना कोई चीज ले वो काम आवे कि करे काम को ना, तो वो माना बेनिफिट है कि हाँ थे सब्सक्राइब कर दियो तो थाना भी बेनिफिट मिली, क्यों थे फोकट में चीज कौन ली कि मैंने सब्सक्राइब किया है, एमबी खराब करी है। वो एमबी खराब करते हो उसका तो पैसा यूट्यूब वालों को मिलता है। अब देखो, हमारी चर्चा अनुसूचियों पर थी। हमने मूल संविधान की 8 अनुसूचियों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हमारी 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची 9 के अंदर नो चेंज। नो चेंज का मतलब देखो, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अब देखो, हाँ जो 4 लड़के हैं उनके दिमाग में आया कि गुरुजी भारत में लोकसभा का गठन हो रहा है 1952 में, यानी संसद का गठन 1952 में हुआ, तो संविधान संशोधन 51 में कैसे हो गया? तो देखो मेरे महान भाऊ, महान विद्वान साथियों, भारत के अंदर जो संविधान सभा थी, इसी संविधान सभा को अंतरिम संसद में तब्दील कर दिया गया था। तो इसी संविधान सभा के द्वारा भारत में पहला संविधान संशोधन किया गया था। और उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। ये क्यों जोड़ी गई? तो देखो, भारत में राजा महाराजाओं का अधिकार था, तो संपूर्ण जमीन थी वो राजा महाराजाओं की थी। हम क्या करते थे, उसमें खेती करते तो लगान देना पड़ता था। तो यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने देखा, यदि ये जमीन राजा महाराजाओं के पास में रह जाएगी तो भाई साहब आजादी का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए इस अनुसूची को जोड़कर जो बंदा जितनी जमीन बांटा था उसको तत्काल क्या दे दिया गया था? पट्टा दे दिया गया। ये क्यों किया गया कि भाई साहब ये राजा महाराजा यदि कोर्ट में जाएंगे तो इसमें डाला गया संविधान को कभी भी न्यायालय क्या नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या डाला गया था? तो याद रखना, भूमि सुधार कानून। और ये है आपकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बाद। न्यायिक पुनरावलोकन यानी अनुच्छेद 137 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा संसद के बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन इसको भाई साहब 9वीं अनुसूची को इससे क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। इसीलिए इसमें कभी भी न्यायालय संशोधन नहीं कर सकता था। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें मूल विषय कितने थे? मूल समय इसमें कुल कितने अधिनियम डाले गए थे? तो याद रखना, मूल 9वीं अनुसूची में 13 विषय डाले गए थे, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग बढ़ता गया और इसमें वर्तमान में बढ़कर कहा जाता है कुल कितने? सर्वाधिक 284 अधिनियम हो गए। यदि भारत में सबसे बड़ी अनुसूची पूछ ले तो भारत में सबसे बड़ी अनुसूची आती है आपकी 9वीं अनुसूची, जिसमें कुल कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम। इसी के अंदर आपका तमिलनाडु का 69% आरक्षण है।
आरक्षण शामिल है। भारत सरकार ने इंदिरा साहनी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कहा जाता है ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया। इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। अब इसके बाद में कहा जाता है आपकी 9वीं अनुसूची है, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला दे दिया। और ये कब दिया था, तो याद रखना आपका 11 जनवरी 2007 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए इस 9वीं अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन के क्या कर दिया था, अधीन कर दिया। इसका मतलब है अब इसमें भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, चेंज। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 11 जनवरी 2007 से पहले जितने भी इसमें अधिनियम आए उनको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अब नया अधिनियम इसमें शामिल करते हो तो उस पर क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग। ये आपको चीज याद रखना है। यानी इसका नो चेंज का दर्जा कब छिन गया था, तो 11 जनवरी 2007 को। हम देखते हैं हमें 10वीं अनुसूची। अनुसूची और 10वीं में हमने सूत्र लिखा था 10 मतलब बस, यानी दल बदल पर रोक। अब ये दल बदल क्या होता है, तो पहले क्या नियम था, पहले नियम यह था यहां से कोई लोक दल में जीत कर गया है तो वहां पर यदि कांग्रेस की सरकार बनी है तो वो सांसद जाकर उस कांग्रेस में शामिल हो सकता था। यानी व्यक्ति दल बदल करते थे, एक दल से दूसरे दल के अंदर शामिल हो जाते थे। इसके बाद में कहा जाता है इंदिरा गांधी की 84 में मृत्यु होती है। भारत भावना परक देश है और भारत के लोगों ने पूरे के पूरे वोट राजीव गांधी सरकार को दे दिए और भारत में आज तक का सर्वाधिक 3/4 बहुमत से सरकार बनी थी। तो वो किसकी बनी थी, राजीव गांधी को 401 सीट प्राप्त हुई। यानी इसके बाद में कहा जाता है राजीव गांधी का जो मंत्रिमंडल है वो आज तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल था। अब इसमें दिनों दिन क्या हो रहे थे, दल बदल हो रहे थे और राजीव गांधी सरकार ने इस दल बदल को रोकने के लिए एक अनुसूची जोड़ी थी और वो कौन सी आती है, 10वीं। कब जोड़ी गई थी, तो याद रखना 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखना 1999 के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई थी। आपकी 9वीं अनुसूची, सॉरी 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल को क्या कर दिया गया था, निषेध की। अब यदि कोई व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसमें भाई साहब एक संशोधन कर दिया और यह संशोधन किसने कर दिया, तो याद रखना अटल बिहारी जी ने। वो संशोधन किसने किया था, तो याद रखना 91वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था 2002 के अंदर। इसके अंदर अटल बिहारी जी ने कहा था यदि कोई दल या तो संपूर्ण रूप से या उसके 2/3 सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो इसको दल बदल नहीं कहा जा सकता। और इसी के तहत आपकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार में 2 बार हो चुका है। पिछली बार भी 6 बसपा के कांग्रेस में शामिल हुए थे, यानी उनका दल बदल, इसमें उनका सदस्यता दारी थी लेकिन किसने बचा दिया, संपूर्ण दल ने बचा दिया। और अब की बार भी यही बार बसपा के विधायक है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये काम किसने किया था, अटल बिहारी जी ने। इसमें एक चीज और कर दी, यानी मंत्रियों की संख्या निश्चित, मंत्रियों की संख्या निश्चित। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मंत्रियों की संख्या निश्चित
किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? 91। क्यों? सबसे बड़ा मंत्रिमंडल राजीव गांधी सरकार का था, तो अटल बिहारी जी ने कह दिया कि कोई से भी भाई साहब दल है उसमें कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। और न्यूनतम मंत्री भी बता दिए, न्यूनतम कि न्यूनतम कितने? 12। देखो न्यूनतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? 12। अधिकतम कुल सदस्यों का 15%। जैसे राजस्थान में कुल विधानसभा सदस्य 200, इनका 15%। नीचे 20 से 20 15 और तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? 30। ये कहलाता है आपका अटल बिहारी जी का सबसे बड़ा सुधार, यानी मंत्रियों की कुल संख्या। तो ये सब भी किसके अंदर शामिल है? आपकी 10वीं अनुसूची के अंदर। सॉरी, ये 52वां संविधान संशोधन 92 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 85 के अंदर। 92 के अंदर 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, 61वां। और 61वें संविधान संशोधन के तहत आपकी वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर कितनी की गई थी? 18। और ये कब की गई थी? तो याद रखना 1992 में। यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में चेंज हो गई, तो हम कहीं काशी देवों की डुप्पा गलत हो गया, मैंने मान लिया। अब इसके बाद में आगे की चर्चा। कोई चिमनी सर जोड़ो किसे? हाँ देखो, अब आपकी 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची के अंदर मैंने बताया था गांव में, और गांव में क्या होता है? पंचायती राज को कानूनी अधिकार। देख, सबसे पहले पंचायती राज को कानूनी अधिकार के बारे में हमारी चर्चा। क्या इससे पहले भारत में पंचायती राज नहीं थी? थी। यानी भारत में पंचायती राज की शुरुआत, ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, जब तक गांव सक्षम नहीं होंगे तब तक भारत विकास नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है पंचायती राज की शुरुआत इसी राजस्थान की धरती से हुई थी 2 अक्टूबर 1959। और वो भी किस जिले में? तो आपके तेजाजी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई और रानाबाई जी के क्षेत्र नागौर से होती। और नागौर में कहां से? तो नागौर में गांव पड़ता है बगदरी गांव। इसी बगदरी गांव में दीप जलाकर उस समय पंचायती राज की शुरुआत होती। ये पंचायती राज कौन सी थी? तो याद रखना त्रिस्तरीय। ये उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित नेहरू ने। उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? तो मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। अब इसके बाद में यहां पर पंचायती राज को क्या अधिकार प्राप्त नहीं था? कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। ये नहीं कोई अधिकार नहीं थे। कभी 5 साल में चुनाव हो जाते, कभी 6 में हो जाते। यदि सरपंच मर जाता तो उप सरपंच को सरपंच बना देते। ये नहीं कोई विशेष विकास नहीं हो रहा था। उस समय नरसिंह राव सरकार आई थी, और नरसिंह राव सरकार ने कहा जाता है पंचायती राज को कानूनी अधिकार प्रदान किया था। किस संविधान द्वारा? तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना 1992। इसके तहत पंचायती राज को कानूनी अधिकार प्रदान करके पंचायती राज को कुल विषय प्रदान किए थे। और इन विषयों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को कुल कितने विषय दिए थे? तो याद रखना 29 विषय। अब आपका कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 29 विषय किस अनुसूची में शामिल है? तो देखो
9 को और 2 को जोड़ो कौन इसमें आता है 11वीं। तो याद रखना 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपका यहां से एक और गलत होने का चांस बनता है। वो क्या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कानूनी मान्यता प्राप्त होने के बाद में सबसे पहले पंचायती राज कहां से शुरुआत हुई थी, यानी कानूनी अधिकार प्राप्त होने के बाद में। तो याद रखना कर्नाटक से, किससे कर्नाटक से, और सबसे पहले नागौर से, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ये कौन सी बात है, तो ये बात है आपकी 1959 की। ये बात कौन सी है, तो याद रखना ये बात है आपकी 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी कानूनी रूप से, तो वो कानूनी रूप से कब हुई थी, तो याद रखना 24 अप्रैल 1993 कर्नाटक से। अब इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये 3 स्तर होते कौन कौन से, यानी हमने अभी चर्चा की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की। तो ये 3 स्तर कौन से होते हैं, तो देखो पहला होता है आपका ग्राम, दूसरी होती है आपकी तहसील, और तीसरी होती है आपकी जिला। ये 3 जगह पंचायती राज होती है। ग्राम स्तर पर होती है, इसको कहते हैं हम ग्राम पंचायत। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आगे बढ़ेंगे एक दिन, पंचायती राज को पूरी को। अभी तो थोड़ी सी चीज बता रहे हैं। तहसील स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। अब देखो इसमें पद कौन सा होता है, तो इसमें होता है आपका सरपंच, उसके बाद में उप सरपंच, और इसके बाद में जो सदस्य होता है उसको हम कहते हैं वार्ड पंच। राजनीतिक व्यवस्था में सबसे नीचे का पद कौन सा है, वार्ड पंच है। सबसे ऊपर का पद तो वो है आपका राष्ट्रपति। अब देखो पंचायत समिति में तो इसमें होता है आपका प्रधान, इसके बाद में उप प्रधान, और इसके बाद में जो सदस्य होते हैं ये कहलाते हैं पंचायत समिति सदस्य। इसके बाद में जिला प्रमुख, इसके बाद में उप जिला प्रमुख, और ये कहलाते हैं आपके जिला परिषद सदस्य, जिनको हम कहते हैं मेंबर। अब मेरा लिखने का मतलब क्या था, मतलब ये कि ये सरपंच या क्वेश्चन ये पूछ ले कि उप सरपंच या वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। आप अपने आत्मा में आंसर दो। हाँ, अधिकांश का सरपंच आया है, तो ये सरपंच किसको सौंपता है। देखो ये बंदे तीनों एक साथ होते हैं। यदि आपका सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच ये आपस में कभी भी त्याग पत्र नहीं सौंपते हैं, तीनों एक को ही सौंपते हैं, और उसका नाम आता है आपका कौन सा, विकास अधिकारी। यानी ये अपने त्याग पत्र विकास अधिकारी को सौंपते हैं, आपस में कभी भी नहीं सौंपते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है ये प्रधान के बाद में उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य ये दोनों अपना त्याग पत्र, तो ये दोनों त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, प्रधान को। लेकिन क्वेश्चन आता है प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है, एसडीएम को, तहसीलदार? नहीं, शाबाश, जिला प्रमुख। प्रधान अपना त्याग पत्र हमेशा सौंपता है किसको, जिला प्रमुख। तो यहां पर क्वेश्चन आता है ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो याद रखना ये सौंपते हैं किसको,
जिला प्रमुख। लेकिन जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? याद रखना, संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, इनके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना ये पंचायती राज है। इस पंचायती राज में त्याग पत्रों की ये स्थिति होती है, और ये पंचायती राज के जो सदस्य बनते हैं इनकी आयु सभी की समान होती है, यानी ये कितने वर्ष का? आप 21 वर्ष का बंदा सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। अब इसके बाद में हमारी अंतिम अनुसूची, और वो कौन सी आती है? 12वीं अनुसूची के बारे में चर्चा। आपको लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कमेंट के अंदर आंसर देना, कौन कौन से छोरे होशियार है पता चल जाएगा। अब आपकी अंतिम अनुसूची कौन सी? 12वीं अनुसूची। इसके अंदर आता है आपका नगर निकाय। ये कब जोड़ी गई थी? तो याद रखना 74वें संविधान। और ये कब हुआ था? 1992-93। इसमें नगर निकाय को कानूनी अधिकार प्रदान करके 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब क्वेश्चन आता है इसमें कुल विषय कितने, यानी नगर निकाय को कुल कितने विषय प्रदान है? तो 18 विषय प्रदान है। पंचायती राज को कितने विषय हैं? 29। आपका नगर निकाय कितना स्तरीय है? तो याद रखना नगर निकाय भी 3 स्तरीय। इसका गठन होता है जनसंख्या के आधार पर। देख लेते हैं कैसे। देखो, यदि किसी नगर की जनसंख्या 20,000 से ऊपर और कहां तक? 1 लाख तक, तो वहां पर बनेगी आपकी नगर पालिका। यदि 1 लाख तक है ना, यदि आपकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर और कितने तक? 5 लाख तक हो गई है, तो आपका बनेगा नगर परिषद। इसके बाद में यदि आपकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर, अब कितनी भी हो, तो आपका बनेगा नगर निगम। इनका गठन हमेशा जनसंख्या के आधार पर होता है। हम देखते हैं इसमें पद, तो इसमें होता है आपका चेयरमैन। इसके बाद में उप चेयरमैन, और इसके बाद में जो सदस्य होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पार्षद। इसके बाद में याद रखना नगर परिषद का प्रमुख, नगर परिषद का प्रमुख क्या कहलाता है? वो कहलाता है सभापति, उपसभापति, और सदस्य हमेशा पार्षद कहलाते हैं। सेम ही है सदस्यों का। नगर निगम का मेयर या महापौर, उपमहापौर और सदस्य पार्षद कहलाते हैं। अब देखो क्वेश्चन यहां पर आता है, ये दोनों अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो याद रखना ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं चेयरमैन को। लेकिन चेयरमैन यदि त्याग पत्र देना चाहे तो ये किसको देता है? त्याग पत्र तो ये देता है आपके ओ, ये प्रशासनिक अधिकारी लगा होता है आपकी नगर पालिका में, ईओ साहब कहते हैं उनको, असिस्टेंट ऑफिसर। तो ये इनको त्याग पत्र देता है। अब देखो इनके बारे में देखते हैं। आपके
उपसभापति और पार्षद ये किसको त्याग पत्र देंगे? तो याद रखना सभापति को। लेकिन सभापति किसको देता है? CEO, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, नगर परिषद का प्रमुख, ये अपना त्याग पत्र CEO को देगा। इसके बाद में यहाँ पर ये सिस्टम है, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? मेयर या महापौर को। लेकिन ये किसको देगा? तो ये याद रखना एक IAS ऑफिसर अपना क्या सौंपता है? त्याग पत्र। ये नगर निगम का क्या होता है? प्रधान होता है, एक IAS अधिकारी। तो ये इनके त्याग पत्र की विधि इस प्रकार हमारी 12 अनुसूची क्या होती है पूरी। अब आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको जवाब देना है कि आप भाई साहब इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आपको इनके बारे में पूर्ण जानकारी है या नहीं है। ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पर लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जिला प्रमुख कौन था? हो गए 2। हाँ, तीसरा, भारत में किस राज्य ने, हाँ हॉस्पिटल है नीचा ना टेंगरबे इरडारी है, भारत में किस राज्य में एक साथ जागीरदारी प्रथा का अंत किया था? इसको जमींदारी भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कब हुआ था? आपका अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का रक्षक किस अनुच्छेद को कहते हैं? ये 5 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देना है। जो 5 के सही जवाब देगा अगले वीडियो में उसका इनाम लिया जाएगा। धन्यवाद। ओके बाय। जय हिंद जय भारत।